हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 80। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 79 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। वृंदा ने हल्की सी आंखें खोली और फिर निहाल को देखकर बोलती है कि मेरे नोट्स शायद कॉलेज के गेट पर गिर गए हैं, उन्हें ढूंढना है। तो कॉलेज टाइम का निहाल, वृंदा और रुद्र का ये कोड होता था। जब वो लोग बंक मारते थे तो रुद्र तो अभी हमेशा से ही पढ़ाई करता था, लेकिन निहाल और वृंदा को जब भी बंक मारना था तो सबसे आसान तरीका यही लगता था। वो अपने प्रिंसिपल से बोलते थे कि उनके नोट्स गिर गए हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो निहाल ने भी हैरानी से वृंदा को देखा तो वृंदा ने अपनी पलकें झपकाकर फिर से कहा कि मेरे नोट्स कॉलेज के गेट पर गिर गए हैं। तो निहाल, अभी मुझे उन्हें ढूंढना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो। एक तो पहले से ही धर्मवीर की जोड़ी मिल नहीं रही थी और ऊपर से जय वीरू का भी कुछ पता नहीं था। तो निहाल को तो गुस्सा आ ही रहा था वृंदा का ऐसा गिरना, और अब निहाल को सच में थोड़ा थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि हो ना हो कोई तो गड़बड़ जरूर है। तो निहाल ने अभी वृंदा को उठाया और दादी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वृंदा, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल ने भी वृंदा से बहाने से बोला कि क्या प्रॉब्लम है वृंदा, तुमको कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल लेके चलो। तो वृंदा ने भी दादी को देखकर कहा कि दादी जल्दी से शादी करवाइए, मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी में अभी कोई भी प्रॉब्लम हो। शुभ, तुम अच्छे से मंडप में बैठ जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में जरा भी देर हो। तो वृंदा ने फिर समायरा की बाजुओं को पकड़ा और उसे भी मंडप में बैठा दिया और फिर निहाल की तरफ देखते ही आंखों में ये बताने लगी कि ये दिशा नहीं कोई और है। तो निहाल को अभी भी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वृंदा ने अपने हाथों के इशारों से कुछ निहाल को बताया और फिर निहाल जो एकदम से कुछ सोचता है और भागता हुआ सीधा उस कमरे में जाता है जहां पर अवनी को समायरा के बाउंसर्स ने पॉइंट किया हुआ था और उसे बांध कर रखा था। तो निहाल ने भी छुप कर देखा तो वहां पर अभी 4 बाउंसर्स थे। तो निहाल ने कहा कि ओ, तो वृंदा की बच्ची मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी, हो ना हो मुझे मंडप में दिशा नहीं लग रही है, जरूर वहां पर कोई तो और होगी। अगर यहाँ पर दिशा नहीं है तो वहां पर कौन है? तो निहाल अभी छुप कर अवनी को देख रहा था और फिर अवनी की नजर भी अचानक से निहाल पर पड़ती है। तो निहाल ने अभी अवनी को रिलैक्स होने का इशारा किया और फिर अवनी को भी एक तसल्ली मिल गई थी निहाल को देखकर। अवनी भी रिलैक्स हो गई थी। तो निहाल ने अपना फोन लिया और फिर मैसेज टाइप किया और थोड़ी देर में ही वहां पर नरेन आ जाता है। तो नरेन ने भी बाउंसर्स को देखा तो उसकी आंखें भी एकदम से फटी की फटी रह गई और उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये बाउंसर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों ने आंखों में कुछ इशारा किया और फिर धड़ाम से गेट को लात मारकर खोल दिया और कमरे के अंदर आ गए और देखते ही देखते वहां पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो नरेन और निहाल दोनों ने ही अभी उन दोनों बाउंसर्स को खूब धुलाई करी और फिर चारों बाउंसर्स को ढेर कर दिया। तब तक अवनी जो भागकर मंडप में आ गई थी, अवनी आई और फिर अवनी ने शुभ को देखकर कहा कि छोटे शेर, ये तेरी पिकाचू नहीं है, ये तो कोई और है। और ये सुनते ही शुभ जो मंडप से खड़ा हो गया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो समायरा को देख रहा था और फिर तभी समायरा ने भी अपना पल्लू हटाया और अपनी गन निकालकर सीधा शुभ को पॉइंट कर दिया। तब तक निहाल और नरेन भी उन बाउंसर्स को पीट कर मंडप की तरफ आ चुके थे। निहाल ने जब देखा कि समायरा ने अभी शुभ को पॉइंट किया हुआ है, उसे तो काफी ज्यादा हैरानी हुई और फिर उसने हैरानी से अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और उसे देखने लगा। और फिर अगले ही पल शुभ ने समायरा से वो बंदूक छीन ली और एक खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। शुभ ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि समायरा जो एकदम से लड़खड़ा जाती है और वो अपने भारी भरकम लहंगे के साथ ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। समायरा का गुस्सा तो अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। समायरा को ऐसा देखकर तो वृंदा ने अभी हाथ बांधकर उसे देखते हुए एटीट्यूड से कहा था ना कि छोटे शेर को मत छेड़ना तुम, लेकिन तुम नहीं मानी थी समायरा, अब तुम झेलो। तो समायरा भी बड़ी ही हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी होती है और शुभ को देख रही थी। तभी शुभ ने कहा कि तुम्हें मैंने थोड़े से पैसे देकर हायर क्या कर लिया, तुम तो मेरे सिर पर ही आकर बैठ गई, तुम तो अपनी औकात से बाहर आ गई। तुम्हारी औकात तो शुभ प्रताप सिंह को देखने की भी नहीं है और तुम यहाँ मेरे साथ बराबर में बैठने की सोच रही थी, मुझसे शादी करने के लिए सोच रही थी। शुभ उसे गोली मारता उससे पहले ही निहाल ने कहा कि शुभ, इससे बहस करने
करने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें पहले दिशा को ढूंढना होगा। आखिर पता करना होगा कि यहाँ पर दिशा नहीं तो कहाँ पर है दिशा, और ये यहाँ पर दिशा की जगह पर क्या कर रही थी। इसने जरूर दिशा को कहीं ना कहीं छुपाया है। तो निहाल ने भी फिर वृंदा को हाई फाई दिया और फिर बोला कि तुम देवरानी जेठानी इसे संभालो, हम जरा अभी दिशा को ढूंढ कर आते हैं। तो शुभ ने अभी अपनी पकड़ी उतारी और फिर अपनी शेरवानी का दुपट्टा उतारा और शेरवानी के ऊपर जो उसने ओवर जैकेट पहनी हुई थी उसे भी उतार कर फेंक दिया। और फिर अभी शुभ को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ चुका था। फिर उसने अपनी गन लोड करता हुआ निहाल के साथ चलता हुआ थोड़ा गुस्से के साथ बोलता है कि एक तो ये धर्मवीर, इनका नहीं पता है कि ये कहाँ पर है, हो ना हो ये भी दिशा को ढूंढने के लिए ही गए होंगे, कुछ बताते भी नहीं है हम लोगों को, अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहते हैं, छोड़ूंगा नहीं इन दोनों भाइयों को मैं आज। तो नरेन ने कहा कि वाह वाह, वो सब बाद में, पहले दिशा को ढूंढते हैं। तो तीनों भी वहां से निकल गए थे और पंडाल में सारे खड़े लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं बोलता है और सब काफी ज्यादा हैरान थे। अवनी दादा दादी के पास आकर बोलती है कि अब आप इन सब से कहिए कि खाना खाकर जरूर जाएंगे, ये सब तो हमारे खानदान में होता ही रहता है ना दादी, कौन सी ये बड़ी बात है जिसके लिए हमें परेशान होना है। तो दिग्विजय सिंह जी अभी थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि आखिर चंद्रकला तुम्हारे पोते मानते क्यों नहीं है, ये क्यों हमेशा एक नई चाल चल देते हैं। मैं इस घर में बड़े की हैसियत से हूँ ना, कम से कम मुझे तो बता दिया करें कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो चंद्रकला जी ने अभी दिग्विजय सिंह की तरफ देखते हुए कहा कि बस कीजिए संजय के पिताजी, इतना भी गुस्सा नहीं करते हैं, बीपी हाई हो जाएगा आप, आखिर हमारे बच्चे आएंगे तो घर पर ही ना आज आ जाने दो, बताती हूँ फिर उन सबको, आखिर समझते क्या है खुद को, कोई बताना जरूरी ही नहीं समझते हैं हम दोनों को। तो वहीं दूसरी तरफ निहाल जो गाड़ी चला रहा था, तो शुभ अभी निहाल के बराबर में ही बैठा था और अपनी गन से अपना सिर खुजला रहा था और फिर सोच रहा था कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पर। फिर वो बोलता है कि यार पगड़ी पहन पहन के तो मेरे सिर में खुजली हो गई है और शादी अभी तक नहीं हुई। तो निहाल भी ड्राइव करता हुआ बोलता है कि यार इस सिचुएशन में भी तू मजाक कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो शुभ ने अभी निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ यार जीजू, सच में खुजली हो गई है बहुत ज्यादा। तो शुभ ने कहा कि लेकिन हाँ जीजू, हम जा कहाँ रहे जरा ये तो बताइए। तो निहाल बोलता है कि नील का फोन ट्रेस कर रहा हूँ मैं, तो नील और रुद्र भी रेलवे स्टेशन पर है, तो शायद अभी दोनों वहीं पर मिल जाएंगे हम दोनों को। तो नरेन भी अभी लगातार बैक सीट पर बैठा हुआ था और किसी को कॉल पर कॉल किए जा रहा था। नरेन को भी अब दिशा के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो नरेन ने भी निहाल से कहा कि लेकिन रेलवे स्टेशन पर क्यों जाएंगे हम। तो निहाल बोलता है कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा हुआ है, तभी वो धर्मवीर की जोड़ी गायब है और जो रुद्र और नील ने हमें बताया नहीं है अभी तक, खुद ही उसे सुलझाने के लिए निकल पड़े हैं। तो शुभ ने कहा कि हाँ, अगर ऐसा हुआ ना तो सच कहता हूँ दोनों को छोड़ूंगा नहीं, जान से ही मार दूंगा आज। मैं जितना दोनों को प्यार करता हूँ ना, वो दोनों ही मेरे प्यार का उतना ही ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं। समझते क्या है दोनों धर्मवीर अपने आप को। आज अगर मेरी पिकाचू को कुछ भी हो गया ना तो फिर बताता हूँ इन दोनों को, जान से ना मारा तो मेरा नाम भी सुप्रताप नहीं। तो देखते ही देखते वो तीनों ही अभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित जो दिशा को लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया था, तो दिशा अभी भी लगातार शोभित से छुटने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन रो रही थी। लेकिन दिशा के हाथ अभी बंधे होने की वजह से वो पूरी तरह से कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, बस उसे समय का छटपटा रही थी और वो अपने मन ही मन शुभ को याद कर रही थी। तो नील और रुद्र अभी भी दिशा को पूरे रेलवे स्टेशन में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक दिशा नहीं मिली थी। जैसे जैसे अभी वक्त बीत रहा था वैसे वैसे रुद्र और नील का दिमाग खराब होता चला जा रहा था। उन दोनों का दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि तभी रुद्र को एक प्लेटफॉर्म के रास्ते से कुछ टूटी हुई चूड़ियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर रुद्र को अभी समझ में आ गया था कि हो ना हो ये चूड़ियां दिशा की ही होंगी। रुद्र ने अपने मन में थोड़ा सा गुस्से से कहा कि शायद शोभित उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये चूड़ियां भी टूट गई हैं और यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो नील ने भी अब दिशा की वो चूड़ियां देख ली थी और फिर उसने कहा कि रुद्र हो सकता है कि वो आसपास ही हो, बस हमें मिल ही नहीं रही हो, अब क्या करेंगे यार, कैसे ढूंढेंगे। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है, तो शोभित अभी दिशा को जबरदस्ती उसे ट्रेन में लेकर चढ़ गया था। तो इधर दूसरी तरफ
तरफ शुभ, नरेन और निहाल भी दिशा को ढूंढते ढूंढते अब रुद्र और नील के पास में आ गए थे। वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशानी से दिशा को ढूंढ रहे थे। तभी पांचों ने एक दूसरे को देखा और काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन फिलहाल उन पांचों का मकसद एक ही था, दिशा को ढूंढना, इसीलिए उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बस अपने काम पर लग जाते हैं। तभी अलग अलग डायरेक्शन में वो सभी जाकर दिशा को ढूंढने लगते हैं। तो वहीं उधर शोभित जो दिशा को लेकर ट्रेन में चढ़ चुका था। शोभित ने अभी पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही बुक कर लिया था। उस कंपार्टमेंट में बस शोभित और दिशा ही थे और कोई भी नहीं था। बाकी 2 से 4 बॉडीगार्ड जो अभी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे वो भी अभी बाहर ही खड़े थे। तो शोभित ने अभी दिशा की बाजुओं को जोर से पकड़ा और उसे सीट पर लगभग ढकेलते हुए गुस्से से कहा कि अब तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आ सकता है, कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता है। कुछ ही सेकंड में, बस कुछ ही सेकंड में ये ट्रेन यहाँ से चलने लगेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दिशा तो अपनी हालत पर बहुत ज्यादा रो रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा घबराहट के मारे डबल स्पीड से भाग रहा था। अब तो और भी ज्यादा खुद को वो कोसने लगती है कि उसने क्यों रुद्र और नील की बात मानी, क्यों उनकी बात मानकर उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो दिशा को बहुत ज्यादा डर था कि कहीं वो शुभ से दूर ना हो जाए। तभी दिशा के कानों में लगे ब्लूटूथ से अभी शुभ की आवाज आती है, ओ पिकाचू डर मत, मैं अभी आ गया हूँ तेरे पास, रोना बंद करो, अब कुछ नहीं होगा, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो दिशा ने अब थोड़ा सा रोना बंद कर दिया था और फिर उसने एक राहत की सांस भी ली थी कि शुभ उसके आसपास ही है और उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक वो शुभ को जानती थी उसे पूरा विश्वास था कि शुभ तो अब शोभित को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। दिशा ने भी धीरे धीरे करके अपने लहंगा का दुपट्टा खिड़की से बाहर लटका दिया था। तो वहीं शोभित जो रिलैक्स हो गया था क्योंकि ट्रेन अब चलने लगी थी और शोभित के चेहरे पर भी एक जीत की मुस्कान आ चुकी थी। उसे लगा था कि अब वो दिशा को लेकर यहाँ से चला जाएगा। शोभित आराम से सीट पर बैठ गया था और अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने दिशा को देखकर थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि तुम्हारा आशिक तुम्हें बचाने नहीं आया, जीत गया मैं और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। तुम्हारे सगे जीजा ने ही तुम्हें मेरे हवाले कर दिया, कोई तुम्हें बचाने नहीं आया। और तभी शोभित के कानों में कुछ आवाजें एक साथ गूंजती हैं और फिर अगर बचाने आ गए तो तू डूब कर मरेगा क्या। तो शोभित ने अभी अपनी नजर उठाकर देखा तो रुद्र, नील, शुभ, निहाल और नरेन पांचों ही उसे पिस्तौल ताने खड़े हुए थे। तो उन पांचों को वहां पर देखकर शोभित की आंखें तो हैरानी से फैल चुकी थी और उसके अंदर डर साफ दिख रहा था। शोभित ने भी एक सेकंड नहीं लगाया और अपनी गन उन पांचों पर पॉइंट कर दी। तो शोभित के पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने उन्होंने भी अपनी गन उठाई और उन पांचों पर पॉइंट करते हुए हंसने लगे। तो एक तरफ अभी वो पांचों खड़े हुए थे और एक तरफ था शोभित और उसके बॉडीगार्ड। तो शुभ की आंखें तो अब अंगारे की तरह उबल रही थी, गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। शुभ ने भी दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिकाचू मेरे पास आओ। तो दिशा तो अभी रोते रोते धीरे धीरे शुभ के पास चली गई थी। तभी शुभ ने दिशा को अपनी बाहों में भर लिया था और उसके मुंह से पट्टी हटा दी थी। और फिर पट्टी हटते ही दिशा ने गुस्से में कहा कि इतनी देर से क्यों आए इतनी देर से मुझे बचाने के लिए। तो शुभ ने भी दिशा के हाथ खोलते हुए कहा कि यार जो तुम्हारे 2 जेठ है ना, इन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, अगर ये बता देते तो शायद शोभित के बच्चे को कब का जमीन में जिंदा गाड़ देता मैं, अब मैं क्या करूं, वो तो कहो तुम्हारे प्यार में यहाँ तक चला आया। हाथ खोलते ही दिशा ने शुभ को अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तो शुभ और दिशा को देखकर अब शोभित अंदर ही अंदर चल रहा था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी शोभित ने अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि गलती कर दी तुमने शोभित सच्चा देवा से टकराने की। रुद्र ने भी अब गुस्से से कहा कि गलती तो तुमने कर दी है, हम भाइयों से टकरा कर अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तो शोभित ने फिर से गुस्से में कहा कि अगर दिशा मेरी नहीं हुई ना तो सच कहता हूँ शुभ की भी नहीं होगी। शोभित ने अभी दिशा को गन से पॉइंट कर लिया था। तो नील ने अभी दिशा के आगे आकर बोला कि गोली तो क्या, तुम्हारी तो गंदी नजरें भी हमारी दिशा को नहीं छू सकती है, समझा तू, और आज से तेरा ही खेल खत्म। तो शोभित अभी गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड ने पीछे से उसके कान में कहा कि सर पब्लिक प्लेस पर गोली नहीं चला सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, उसके पापा को पता चल गया तो पखेड़ा खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से निकलने की सोचिए कि कैसे हम यहाँ से निकले। तो निहाल ने अभी ट्रेन की चेन खींच दी थी तो ट्रेन भी एकदम से रुक गई थी। रुद्र ने भी शोभित के गन को पॉइंट करके ट्रेन से बाहर उतरने के लिए कहा, लेकिन शोभित अपनी जगह से हिला भी नहीं था। तो शोभित के बॉडीगार्ड अभी शोभित को खींच कर ट्रेन से बाहर लेकर जा रहे थे और उसे समझा रहे थे, लेकिन रुद्र ने भी उस पर गोली नहीं चलाई थी। तो शुभ को अब रुद्र की हरकत पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। उसने रुद्र के
हाथ से वो बंदूक लेकर अभी जैसे ही शोभित पर गन चलाने को हुआ था कि तभी रुद्र ने शुभ से वो गन लेकर कहा कि हम उसे नहीं मार सकते हैं, समझा तू, चुप रहे अभी यहाँ पर। तो शुभ ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि यार भैया, मेरी पिकाचू पर इसने गंदी नजर डाली है और फिर आप कह रहे हो कि हम उसे नहीं मार सकते, ऐसा क्यों? आज नहीं तो कल इसकी लाश तो मैं देख कर ही रहूंगा भैया, ये मेरे हाथों से ही मरेगा, मैं अभी कह देता हूँ। तो नील ने भी शुभ को समझाते हुए कहा कि यार समझने की कोशिश करो तुम, हम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तुझे अभी कुछ नहीं पता है। तब तक शोभित के बॉडीगार्ड अभी शोभित को खींच कर लेकर जा रहे थे, तभी शुभ ने भी गुस्से में उसे पॉइंट करके कहा कि आज बच गया है मेरे भाइयों के कहने से शोभित, अगर जिंदा रहना चाहता है ना अपनी जिंदगी में तो ठीक है, जल्दी से जल्दी दूर हो जा मेरी नजरों के साथ, वरना मैंने तुझे देख भी लिया ना तो वहीं पर मारूंगा तुझे, सबके सामने मारूंगा तुझे, और हाँ तब तक मारूंगा जब तक तेरी जान ना निकल जाए, समझ गया ना तू? अब हट मेरी नजरों के सामने से, तुम मेरे परिवार से, मेरे पिकाचू से, सबसे दूर रहना, वरना तेरे बाप को बुढ़ापे में अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ जाएगा। तो शुभ की बात सुनकर अब शोभित को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी अपनी गुस्से से मुठ्ठियां बांध रहा था। उसने अपने बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़ाया और फिर सीधा जाकर शुभ का कॉलर गुस्से से पकड़ लिया। अब तो शुभ को भी मौका मिल गया था और फिर उसने भी शोभित को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वहां पर लड़ाई शुरू हो गई थी। और लड़ाई जो पहले ट्रेन में हुई थी और फिर अब सबके साथ एक एक करके प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे और फिर प्लेटफॉर्म पर जमकर लड़ाई हो रही थी। ना तो शोभित के बॉडीगार्ड हार मान रहे थे और ना ही प्रताप हाउस के लड़के। प्रताप हाउस के लड़के तो कभी भी किसी से हार मानते ही नहीं थे। तो शुभ के हाथों में तो आज शोभित लग ही गया था, जिसे शुभ ने जी भरकर बहुत ज्यादा मारा था और उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। कम तो शोभित भी नहीं था, शोभित भी पिट नहीं रहा था बल्कि वो भी शुभ को बहुत ज्यादा मार रहा था। तभी आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी और सब उन लोगों को देख रहे थे। नील ने भी शुभ को पीछे से पकड़कर कहा कि शुभ शुभ छोड़ दे यार, पब्लिक प्लेस है, दादाजी को पता चल गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मारेंगे हमें। लेकिन शुभ तो अभी भी मान ही नहीं रहा था, उसका तो बस चलता तो वो आज ही शोभित का किस्सा खत्म कर देता, यहीं पर उसे आज ही ऊपर सरका देता। तो शुभ ने भी अब नील से खुद को छुड़वाते हुए कहा कि भैया भैया छोड़िए मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई पिकाचू को देखने की, साले को आज ही नरक के दर्शन करवा देता हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे, आज मैं इसे भगवान के पास पहुंचा कर रहूंगा। मेरी पिकाचू को देखेगा ये, मेरी पिकाचू से शादी करेगा ये, मेरी पिकाचू को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएगा ये, जान से मार दूंगा मैं इसे, छोड़ दीजिए मुझे, आज ये जिंदा नहीं रहेगा। तो रुद्र भी शुभ के पास आया और उसने भी शुभ को समझाते हुए कहा कि यार शुभ प्लीज, मैंने कहा ना कि हम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते हैं, समझने की कोशिश करो तुम, अभी चलो यहाँ से, हम इसे बाद में देखेंगे। और फिर इधर शोभित के बॉडीगार्ड्स ने भी शोभित को पीछे से पकड़ा हुआ था और फिर शोभित के बॉडीगार्ड ने धीरे से समझाते हुए कहा कि सर प्लीज अभी यहाँ से चलिए, यहाँ पर अगर सीन क्रिएट हो जाएगा ना तो पुलिस आ जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शोभित को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शोभित ने गुस्से में बॉडीगार्ड से गन ली और फिर शुभ को पॉइंट कर दिया। तो रुद्र ने भी चिल्लाकर अभी शोभित से कहा कि शोभित, अगर बुलेट मेरे भाई को छू भी गई ना तो तुझे तेरे बाप के सहित आज ही आग की भट्टी में झोंक दूंगा मैं और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन शोभित की तो अभी कानों में जैसे जू भी नहीं रेंग रही थी, उसने गन अभी भी शुभ पर ही तानी रखी थी। अभी एक बॉडीगार्ड ने थोड़ा सा हिम्मत करके उसके हाथ से वो गन नीचे कर दी और फिर गोली जो चल जाती है और गोली सीधा जाकर दिशा के पैर में लगती है। तो ये देखते ही अब शोभित का बॉडीगार्ड शोभित को लेकर वहां से हवा की तरह गायब हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सीन तो क्रिएट हो ही जाएगा। अगले ही पल शुभ ने दिशा को संभालते हुए कहा कि दिशा आंखें खोलो। लेकिन दिशा की आंखें अभी भी बंद हो रही थी। तो शुभ ने भी जल्दी से दिशा को अपनी गोद में उठाया और फिर सब उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो शुभ अभी कॉरिडोर में खड़ा हुआ था और काफी ज्यादा परेशानी से चक्कर लगा रहा था। नरेन भी टेंशन में बैठा हुआ था। आज पहली बार रुद्र और नील को भी शुभ से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर में ही डॉक्टर्स बाहर आते हैं और फिर शुभ ने डॉक्टर की तरफ देखता हुआ भाग कर गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, गोली बस छूकर गुजरी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी 1 से 2 महीने जरूर लग जाएंगे। तो शुभ ने कहा कि मैं उसके पास जा सकता हूँ क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ या फिर नहीं। तो डॉक्टर ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि वो अभी सो रही हैं, नींद में है, तो उसके पास बैठकर कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें आराम करने दीजिए, फिर आप भी जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो शुभ तो अभी फिर भी दिशा के पास चला गया था और फिर दिशा जो अपने दुल्हन के जोड़े में बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। दिशा को ऐसे देखकर शुभ की आंखों में पानी आ गया था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शुभ को याद आ गया था
देखा कि दिशा शादी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो एक एक दिन कैसे काट रही थी बस वो ही जानती थी। तो अब जैसे ही अब फाइनली उसका सपना जब पूरा हो रहा था तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया था। तो शुभ भी दिशा का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ गया था और फिर उसके हाथ को अपने गालों पर लगाकर बोलता है कि पिकाचू पिकाचू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो यार। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र और नील जो डॉक्टर से बातें कर रहे थे। तो रुद्र ने कहा कि हम दिशा को घर कब तक लेके जा सकते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि आप दिशा को होश में आने के बाद घर लेकर जा सकते हैं। उनके अभी कोई ज़्यादा बड़ा घाव नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक नर्स को अपॉइंट कर लेना चाहिए उनका देखभाल के लिए, जो उनकी देखभाल अच्छे से करेंगी, इनके बैंडेज चेंज कर दिया करेंगी। बाकी डरने वाली अभी कोई भी बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, इन्हें चलने मत दीजिएगा, पैर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो दर्द भी बढ़ेगा और जख्म भी हरा हो जाएगा। तो डॉक्टर तो अपनी बात बोलकर वहाँ से चली गई थी और रुद्र और नील जो चुपचाप से खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी निहाल उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। तो नील ने कहा कि यार साले ऐसे गुस्से से देखने से क्या होगा, हम दोनों को ऐसे घूर क्यों रहा है तू, हमारे पास तेरे सवालों का भी कोई भी जवाब नहीं है। तो निहाल ने भी अपने कंधे उचकाकर एटीट्यूड के साथ कहा कि मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन शुभ उसका क्या, वो तो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं, उसके सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। नील ने कहा कि अबे साले चुप हो जाना, वैसे ही दिमाग का दही हो गया है, हमें क्या पता था कि इतना सारा रायता फैल जाएगा, हमें तो लगा था कि हम जाएंगे और उसे दिशा को दे देंगे, वो हमें वो एनवेलप दे देगा और फिर हम उसे गन पॉइंट करके दिशा को वापस ले लेंगे उससे और कोई बात होगी नहीं, यहीं पर सब कुछ खत्म। लेकिन वो तो साला 20 बाउंसर्स को लेकर आया था, साला चीटर कहीं का, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं अब। तो नील की बात सुनकर अब निहाल ने भी उसे अपनी भौं चढ़ाकर देखा, जैसे वो अपने मन ही मन कह रहा हो कि यार सफाई क्या दे रहा है तू मुझे। तो नील ने अभी फिर से कहा कि अब ऐसे तू देख क्यों रहा है साले। तो निहाल ने कहा कि मुझे तो अपनी राम कहानी सुना दी तूने और अब यही कहानी अब तू छोटे शेर को सुना देना, मेरे सामने तो इतनी जुबान चला रहे हो ना, मैं भी देखता हूँ कि छोटे शेर के सामने कितनी जुबान चलती है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है सालो तुम्हारी नजरों में। तो नरेन अभी कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप से बैठा था। तो रुद्र भी नरेन के पास आया और धीरे से बोला कि बहुत बड़ी वजह थी पापा, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ, आपको भी पता है। तो नरेन ने भी रुद्र के सिर पर हाथ रखकर कहा कि जानता हूँ मैं, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, तभी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस भगवान का शुक्र अदा करो रहा हूँ कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। पर निहाल भी अभी सही कह रहा है, तुम दोनों ने मुझे और निहाल को तो सब कुछ समझा सकते हो, लेकिन हाँ छोटे शेर को समझाना इतना आसान नहीं होगा, वो इतनी आसानी से तुम दोनों की बात नहीं समझेगा। तुम दोनों को अभी ये हालत है, जब वो तुमसे सवाल पूछेगा तब क्या करोगे तुम दोनों, इसीलिए कह रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से तैयार कर लेना। इतना कहकर अभी नरेन के चेहरे पे भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नील ने भी अभी दूर खड़े हुए ही पूछा कि मिस्टर राठौड़ आप मुझे डरा रहे हो या फिर तसल्ली दे रहे हो। तो नरेन ने भी अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा कि मैं कहाँ डरा रहा हूँ बेटा, मैं तो तुम्हें बस तसल्ली दे रहा हूँ, डराएगा तो छोटा शेर तुम्हें, मैं क्या तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगा, मैं तो बस देखूंगा जब छोटा शेर तुम दोनों पर अपना गुस्सा निकालेगा और तब मुझे भी थोड़ा थोड़ा मजा आ ही जाएगा। तो नील ने कहा कि मिस्टर राठौड़ आप हमें बचाएंगे नहीं क्या, प्लीज बचा लीजिएगा। तो नरेन ने अपनी भौएं आपस में बांधते हुए कहा कि काम तो तुमने पिटने वाले ही किए हैं, मैं तो फिर भी कुछ नहीं कह रहा हूँ तुम दोनों को, और अभी तो छोटा शेर को जवाब देना है तुम दोनों को और फिर उसके बाद अंकल आंटी को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। और फिर हाँ अपनी कमर कस लो तुम दोनों, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों बचने वाले नहीं हो, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों को अपनी अपनी पत्नियों को भी जवाब देना पड़ेगा। नील और रुद्र दोनों की हवाइयां उड़ चुकी थी। नरेन की बात सुनकर तो रुद्र अभी नील को देख रहा था और नील जो रुद्र को देख रहा था, दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा बेबस सा महसूस कर रहे थे, दोनों को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। तभी छोटा शेर दिशा के कमरे से बाहर आया और जैसे ही रुद्र और नील ने शुभ को देखा तो उन्होंने अपनी नजरें इधर उधर कर ली थी और इधर उधर से सरकने लगे थे। तभी शुभ ने अपने हाथ बांधकर गुस्से से थोड़ा कड़कती हुई आवाज में कहा कि आंखें इधर उधर करने से क्या होगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आप दोनों ने जो कुछ भी किया है ना वो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन हाँ मुझे भी तो अपने प्लान में शामिल कर सकते थे ना आप दोनों, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जल्द ये धर्मवीर खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना हम सबको बताए। तो शुभ की बात सुनकर ना तो अभी नील ने कुछ बोला और ना ही रुद्र ने बोला, दोनों ही अभी शुभ के सामने अपनी नजरें झुकाकर खड़े हुए थे और सोच रहे थे कि वो अब शुभ को क्या जवाब देंगे। और ये पहली बार था कि जब रुद्र और नील दोनों ही शुभ के सामने खुद को गुनाहगार महसूस कर रहे थे। शुभ का गुस्सा
गुस्सा देखकर अभी नरेन और निहाल भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वो भी बस शुभ के साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ही दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए थे और अपने हाथ बांधकर बस ये नज़ारे को देख रहे थे। तो शुभ ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और फिर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर रुद्र की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से में बोला कि वो एनवेलप कहाँ है जहाँ पर ये धर्मवीर की जोड़ी गई थी लेने के लिए। तो रुद्र ने भी किसी मासूम बच्चे की तरफ जय को देखा और फिर जय ने वो एनवेलप लेकर शुभ के हाथों में रख दिया। तो शुभ ने अभी वो एनवेलप खोल कर देखा तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी। तो शुभ अभी जैसे जैसे उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था तो शुभ की आंखें भी गुस्से से बड़ी हैरानी के साथ बड़ी होती चली जा रही थी। शुभ को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो शुभ के चेहरे पर भी अभी हैरानी देखकर रुद्र और नील भी काफी ज्यादा हैरान होकर शुभ को देखने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने अभी तक वो फोटोज नहीं देखी थी। तो शुभ ने अभी वो सारी फोटोग्राफ्स रुद्र और नील के हाथ में रखकर कहा कि वो सिन चेन की फोटोग्राफ्स देकर आपका डोरेमोन बना दिया और वो शनिचर वहां से भाग गया। तो रुद्र और नील अभी दोनों ही उन फोटोग्राफ्स को देख रहे थे और वो सारी फोटोग्राफ्स एक कार्टून कैरेक्टर की थी जो बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी। तो रुद्र को तो अब बहुत ज्यादा हैरानी भी हो रही थी और काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये पहली बार हुआ था कि जब किसी ने रुद्र को बेवकूफ बना दिया था और रुद्र की नसें भी गुस्से से तन गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इन कार्टून की फोटोग्राफ्स के लिए दिशा की जान खतरे में डाल दी थी और अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था शोभित के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ नील तो अभी बेफिक्र होकर उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था और तभी वो हंसकर बोलता है कि नहीं छोटे शेर, इसमें छोटा भीम भी है, देखना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो नील की बात सुनकर तो शुभ अभी उसे हैरानी से देखने लगता है और तभी फिर नील ने धीरे से कहा कि सॉरी सॉरी गाइस, वो मैंने ना ऐसे ही बोल दिया। तो शुभ ने भी गुस्से में कहा कि देख ली ना फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स के लिए आपने मेरी शादी रुकवा दी, मेरी पिकाचू को उसे कुत्ते के हवाले कर दिया आपने। इन फोटोग्राफ्स के लिए पूरी रात हम लड़ते रहे उस पागल आदमी से, उस शोभित के बच्चे ने हवा में तीर चलाया और फिर आप दोनों ही घायल हो गए। अब बताओ क्या करूं मैं आप दोनों के साथ, क्योंकि आपको अब मैं ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। तो रुद्र ने भी गुस्से में नील को देखा और फिर नील ने भी अपनी नजरें चुरा ली थी। तो रुद्र ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि देख शुभ, मैंने नील से पहले ही बोला था कि ये सब कुछ जाने देते हैं, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो शुभ की शादी करवाते हैं, हम इन सब चीजों से दूर ही रहेंगे। लेकिन नील नहीं माना और फिर मैं भी इसकी बातों में आ गया। तो शुभ ने अभी रुद्र को देखकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पागल मत बनाओ आप भैया, मुझे सब पता है। रुद्र प्रताप सिंह कभी भी किसी की बातों में नहीं आता है, वो कभी भी किसी की बातों पर ऐसे यकीन ही नहीं करता है। आप कहीं ना कहीं नील भैया की बातों से जरूर एग्री हुए होंगे, तभी आप उनकी बातों में आए हैं और आप मुझे पागल समझते हैं क्या। तो शुभ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन नील ने भी उसकी बलाइयां लेते हुए कहा कि हाय मेरा छोटा शेर हमेशा ही मेरा साथ देता है, बहुत ज्यादा समझदार है। तो शुभ ने अभी फिर से गुस्से में नील को घूर कर देखा और फिर कहा कि अगर आज कुछ भी गड़बड़ हो जाती ना, अगर हमें आज दिशा नहीं मिलती ना, तब आप क्या करते, जरा मुझे ये बताइए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि शोभित झूठ भी तो बोल सकता है, कहीं वो आप दोनों को पागल तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा एनवेलप उसके पास कैसे आएगा। अब तो नील भी चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था। तो शुभ ने भी फिर से गुस्से में कड़कती हुई आवाज में कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आता है कि आप दोनों बिजनेस संभालते कैसे हो, कैसे आप दोनों इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। जब आप दोनों नहीं थे तो मैं बिजनेस भी संभालता था और घर भी संभालता था, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी नुकसान नहीं किया है मैंने। तो रुद्र और नील अभी भी चुपचाप से खड़े थे, दोनों के पास बोलने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो शुभ का गुस्सा बिल्कुल जायज भी था, आखिर उन्होंने किस बेस पर इतना बड़ा सा फैसला ले लिया था, क्योंकि उन्हें तो पूरा यकीन भी नहीं था कि उसके पास वो एनवेलप है भी या नहीं। तो शुभ ने भी फिर से गुस्से में कहा कि आप दोनों को डांटना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन आपने जो भी किया है ना वो बहुत ज्यादा गलत किया है, बहुत ही ज्यादा। शुभ ने फिर से अभी नील की तरफ देखकर कहा कि भैया एक बात बताइए आप मुझे, वो एनवेलप घर आया होगा ना, तो फिर वो एनवेलप शोभित के पास कैसे पहुंचा। आप ही जरा सोचिए कि वो एनवेलप जब हमारे घर पर हमें नहीं मिला तो उसे कैसे मिल सकता है, यानी कोई ना कोई तो हमारे घर से उन एनवेलप को लेकर गया होगा ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ शोभित की परवरिश इंडिया में नहीं हुई है, वो हमेशा से इंडिया से बाहर ही रहा है। तो शोभित को उस एनवेलप के बारे में कैसे पता चला, और उसके पास अगर एनवेलप भी था तो वो कैसे हुआ। हो ना हो ये सारे काम अजीत सचादेवा के ही है, क्योंकि वो उनका ही बेटा है। तो शुभ की बात सुनकर अभी रुद्र और नील दोनों के कान एकदम से खड़े हो गए थे। बात तो बिल्कुल सच कहा था शुभ ने कि एनवेलप कहीं ना कहीं
प्रताप हाउस से गया था, और गया था तो कौन लेकर गया था, लेकिन हाँ, प्रताप हाउस से उस एनएलएफ को लेकर कौन गया आज तक ये किसी को भी नहीं पता चला। तो रुद्र भी कुछ बोलने को हुआ था तो शुभ ने रुद्र को अपनी उंगली दिखाकर कहा कि आप तो चुप ही रहिए, मेरा दिमाग गर्म है इस वक्त, आपसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है मुझे। अब मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा आपको अभी, और आपको बुरा लग जाएगा। ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगी, मुझे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा अपने तरीके से, और आप दोनों मुझे नहीं रोकेंगे, समझे। आप दोनों दोनों भाइयों ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो शुभ ने भी फिर जय को देखकर कहा कि जय भैया, जब पापा की डेथ हुई थी तब हमारे घर में कौन कौन आया था, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी के अभी चाहिए, और जल्दी से जल्दी मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। दूसरा, पापा का कैबिन छान मारो, पापा के कैबिन में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जो हमें उस एनएलएफ तक लेकर जाएगा। जरूर पापा ने कुछ ना कुछ तो सुराग अपने कैबिन में जरूर छोड़ा होगा। तो शुभ ने अभी फिर वीरू की तरफ देखते हुए कहा कि वीरू भैया, पापा की डेथ के बाद माँ और दादाजी कौन कौन से लॉयर के पास गए थे, किस किस से क्या क्या बात हुई थी, मुझे उनकी भी सारी लिस्ट चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें डिटेल में लाकर दीजिए। तो समायरा के बारे में भी अब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, और वो कहाँ पर से आई है, किससे साथ रही है, और किस मकसद से हमारे घर में आई थी, सचदेवा फैमिली से उसका क्या रिश्ता है, समायरा शोभित को कैसे जानती थी, ये सारी चीज़ें हमें अभी के अभी चाहिए होंगी। अजीत सचदेवा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो आप, सब कुछ। जब लॉयर था और फिर तो उसने किस किस के पास गया था, किस किस के पैसे खाए हैं, और किस किस के केस लड़े हैं उसने, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर दीजिए। तो शुभ से अभी इंस्ट्रक्शन लेने के बाद जय और वीरू तो वहां से चले गए थे। नील और रुद्र तो अभी हैरानी से बस शुभ को ही देख रहा था। ये बिल्कुल सच बात थी कि शुभ के अंदर रुद्र जितना ही दिमाग था और नील जितना ही शरारती थी, और फिर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो दोनों से भी ज्यादा शुभ होशियार है उन दोनों में। तो नील और रुद्र भी दोनों ही इतना तो संभालते थे जितना कि शुभ अकेले ही संभाल लेता था। तभी एक नर्स बाहर आकर बोलती है कि पेशेंट को होश आ गया है, आप सब चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। तो शुभ अभी दिशा के पास कमरे के अंदर चला गया था। दिशा जो धीरे धीरे होश में तो थी लेकिन अभी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। तो शुभ ने भी दिशा की तरफ देखा और फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया, और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर लेकर आ गया। तो दिशा ने भी अब अपनी बाहें शुभ के गले में लपेट दी थी। तो दिशा इस वक्त पूरी तरीके से होश में नहीं थी और ना ही पूरी तरीके से बेहोश थी। तो दिशा इस वक्त बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भी हो गई थी शुभ की बाहों में। तो शुभ ने अभी बाहर आकर सबकी तरफ देखते हुए कहा कि अब मेरा मुंह मत देखो आप लोग, अभी चलो, आप दोनों को दादा दादी से भी जवाब देना होगा, उनसे भी तो हंटर खाने हैं ना, तो चलो अब चुपचाप से, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तो रुद्र और नील का मुंह और भी ज्यादा लटक गया था और वो दोनों अंदर ही अंदर डर गए थे। तभी थोड़ी देर के बाद सब हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वेन्यू पर आ गए थे। मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। समायरा को अवनी और वृंदा ने चेयर पर बांधा हुआ था। तो शुभ अभी दिशा को गोद में उठाकर अंदर की तरफ लेकर आ गया था और फिर उसे सोफे पर बैठा दिया। तो दिशा को अब ठीक ठाक देखकर सौम्या ने भी उसे अपने गले लगा लिया और अपनी नम आंखों से उसे किस करने लगी, और फिर वो दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं एक दूसरे के गले लगकर। तो शुभ ने भी सौम्या को थोड़ा सा चुप कराते हुए कहा कि सासू माँ, कुछ भी नहीं हुआ है आपकी बेटी को, बेकार में ही इतना ज्यादा रो रही हो आप। दिशा तो बिल्कुल ठीक है, बस हाँ पैर पर थोड़ा सा जख्म है जिसकी वजह से कुछ दिन चल नहीं पाएगी, बाकी इसके अंदर कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं है। तो सौम्या तो एकदम से चुप हो गई थी, लेकिन दिशा अभी भी चुप नहीं हुई थी, वो भी अभी भी रो रही थी और हैरानी से शुभ को देख रही थी। तो शुभ अभी दिशा के पास आया और पंचों के बल बैठता हुआ बोलता है कि क्यों रो रही हो मेरी पिकाचू। तो दिशा ने भी अभी रोते रोते मंडप की तरफ देखा जो अभी सुनसान सा पड़ा हुआ था, जिसका उसने बरसों से इंतजार किया था। कुछ घंटे पहले वहां पर शुभ बैठा हुआ था, दिशा का इंतजार कर रहा था और कुछ ही घंटे में सब कुछ बदल गया था, सब बर्बाद हो चुका था। उस मंडप को देख देखकर दिशा को रोना कम ही नहीं हो रहा था, उसे तो और भी ज्यादा रोना आ रहा था। तो शुभ अभी दिशा की हालत समझ रहा था कि वो इतना ज्यादा क्यों रो रही है उस मंडप को देखकर। तो दिशा भी जितना ज्यादा रोती तो शुभ को गुस्सा भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। शुभ ने अभी गुस्से में फिर से रुद्र और नील को देखा और फिर वो दोनों ही फिर से अपनी नजरें इधर उधर करने लगे और देखने लगे। तो शुभ ने भी दिशा को चुप कराते हुए कहा कि अच्छा चुप हो जाओ पिकाचू, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा ना, फिर हम जल्दी से शादी कर लेंगे और फिर इस बार हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी नील भी अभी दिशा के पास धीरे धीरे से आता है और अपने पंजों के बल बैठता हुआ बोलता है कि बच्चा प्लीज, शुभ से शादी करनी है ना तुम्हें, तो चुप हो जाओ।
होना। ये सुनकर अभी दिशा का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया था। तो नील ने अभी अपना फोन निकाला और फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके पंडित का इंतजाम करो। शुभ और दिशा की शादी आज ही होगी और अभी होगी इसी मंडप में। मुझे नहीं पता है, कहीं से भी जल्दी से पंडित लेकर आओ। आधे घंटे में बस एक बॉडीगार्ड अभी पंडित को लेकर आ गया था और फिर नील ने पंडित जी को मंडप में जाने का इशारा किया और फिर शुभ को देखकर कहा कि चल छोटे शेर, उठा अपनी शेरनी को और आज ही कर ले इसके साथ शादी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे एक भी मौका मिले हम दोनों धर्मवीर की जोड़ियों को कमेंट करने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी आज ही हो दिशा के साथ। तो शुभ ने भी अब अगले पल दिशा को अपनी गोद में उठा लिया और फिर मंडप की तरफ बढ़ गया। तो पंडित जी ने भी अभी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और फिर शुभ और दिशा आखुरनी में आहुति दे रहे थे और थोड़ी देर पूजा करने के बाद पंडित जी ने शुभ को फेरों के लिए खड़ा होने के लिए कहा। तो शुभ एकदम से खड़ा हो गया और शुभ ने अपने अगले ही पल दिशा को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और फिर पंडित जी ने के अनुसार कहने के हिसाब से वो फेरे लेने लगता है। और दिशा जो काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आज फाइनली उसकी और शुभ की शादी हो रही थी और वो दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी शादी ऐसे हो रही है जो उसने कभी नहीं सोची थी। तो शुभ ने भी पूरे फेरे लेने के बाद दिशा को फिर से उसकी जगह पर बैठा दिया और कहा कि अब तो खुश हो ना मेरी पिकाचू। तो दिशा ने अपनी नम आंखों से अभी शुभ की तरफ एक मुस्कान पास कर दी और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। थोड़ी देर के बाद शुभ ने अभी दिशा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। देखते ही देखते अभी दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। पूरा प्रताप हाउस बहुत ज्यादा खुश था और दिशा और शुभ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शुभ ने अभी फिर दिशा को अपनी गोद में उठाकर वापस से उसे सोफा पर लेकर आ गया। तो शुभ अभी सबको देखकर थोड़ा सा खुश भरी आवाज में बोलता है कि चलो अब खाना भी खा लो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। इस पर चंद्रकला ने कहा कि खाना तो सब खाएंगे लेकिन हाँ रुद्र और नील तो थप्पड़ खाएंगे क्योंकि इन्हें तो भूख लगी ही नहीं होगी ना। तो शुभ ने भी अब अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि हाँ हाँ दादी छोड़ना मत इन दोनों को आज का दिन ही मिला था ये सब कुछ करने के लिए, ये सारे उल्टे सारे काम करने के लिए मेरी शादी वाला ही दिन मिला था इनको। दादी ने कहा कि हाँ हाँ शुभ छोड़ूंगी नहीं आज इन दोनों को, खैर नहीं है इनकी। थोड़ी देर के बाद अभी सब ने खाना खा लिया था और फिर विदाई की रस्म के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। तो दिशा जो अभी गाड़ी में बैठी थी और फिर सौम्या उसे देखकर आंसू बहा रही थी। तो सौम्या के अलावा अभी कोई भी नहीं रो रहा था, बाकी सबके चेहरे पर तो खुशी थी और बहुत ज्यादा खुश थे सब। फाइनली अभी सौम्या को ऐसे देखकर शुभ से भी रहा नहीं जाता और फिर वो सौम्या के पास जाकर धीरे से बोलता है कि अरे मम्मी जी बस करो ना, रोना इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, कितना ज्यादा रोगी आप। कौन सा दिशा पहली बार प्रताप हाउस जा रही है, इसका तो आना जाना लगा ही रहता था ना। तो सौम्या ने भी हल्के से गुस्से में शुभ की तरफ शुभ की बाजू को पकड़ कर मार कर कहा कि छोटे शेर तू भी ना ठीक से रोने भी नहीं देता है मुझे, तू इसे लेकर जाएगा तो क्या मैं हंसूंगी, मुझे रोना नहीं आएगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना यहाँ पर। इस पर अभी शुभ ने कहा कि ओ हो मम्मी जी अकेली क्यों हो जाओगी आप, अभी तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा हसीन हो आप, मेरे साले का इंतजाम कर लो ना आप। और ये सुनते ही तो सौम्या ने तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे छुपा लिए थे और उसे काफी ज्यादा शर्म आ गई थी। तो नील रुद्र और निहाल भी अब इधर उधर देखने लगे थे, उनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। नरेन का भी अब बहुत बुरा हाल हो गया था और अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। तो दादा दादी तो अब ऐसे हो गए थे जैसे उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं हो। तो रुद्र अभी आगे आता है और उसने शुभ के सिर पर जोर से मारकर कहा कि साले देखता नहीं है क्या, जो भी मुंह में आता है बस बोल देता है, कभी तो शर्म कर लिया कर, कुछ तो सोच कर बोला कर कि तू किसके सामने क्या बोल रहा है। इस पर अभी शुभ ने कहा कि ओहो अरे मम्मी जी कह रही है ना कि वो अकेली रह जाएंगी तो मैंने भी उन्हें एडवाइस कर दिया, और क्या मैंने गलत बोला है, इतनी अच्छी एडवाइस आखिर उन्हें फ्री में कौन ही देता ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर सके। अगर मेरा साला आ जाएगा तो मुझे भी थोड़ी आराम हो जाएगी। तो नील ने भी अब कमेंट पास करते हुए कहा कि छोटे शेर बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया कर यार साले, तू तो कुछ सोचता ही नहीं है, देख मिस्टर राठौड़ की हालत देख पहले तू। सब अब नरेन की तरफ देखने लगते हैं और नरेन जो सबको देखकर एकदम से शर्मा गया था। तो नरेन तो अब एक सेकंड भी वहां पर नहीं रुकता है और वो जल्दी से वेन्यू के अंदर चला जाता है। तो नरेन को अब इतना ज्यादा शर्माना देखकर सबको बहुत ज्यादा हंसी आने लगी थी और सब हंसने लगते हैं। तभी दादाजी ने अपना गला साफ करते हुए थोड़ी सी कड़कती हुई आवाज में कहा कि बस बस बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गई है, अब सब घर चलो, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो शुभ भी अब दिशा के पास गाड़ी में आकर बैठ गया था। तो नील ने भी अब एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर इशारा किया समारा को पुलिस के
हवाले कर दो और हाँ, सारी की सारी सच्चाई भी पता लगा लेना कि आखिर इसका क्या मकसद था प्रताप हाउस में आने का। इधर प्रताप हाउस में शुभ जो भी दिशा को गोद में लिए खड़ा हुआ था और दादी उन दोनों की आरती उतार रही थी। आज पूरा प्रताप हाउस बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। दादी ने भी आरती उतार कर दिशा के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा दर्द हो रहा है क्या? तो दिशा ने अपनी नम आंखों से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो दादी ने अभी शुभ को देखकर कहा कि जा जा शुभ, इसे लेकर कमरे में जा और इसे आराम करने दे और हाँ, इसे दवाई भी दे देना, इसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो शुभ अभी दिशा को लेकर सीधा कमरे में चला गया था। तो शुभ ने भी दिशा को बेड पर आराम से लिटा दिया था। दिशा जो भी पूरे कमरे को अच्छे से देख रही थी, वो कमरा बहुत ही अच्छे से सुंदर सा डेकोरेट किया गया था उन दोनों की वेडिंग नाइट के लिए। तो शुभ ने भी दिशा को सबसे पहले दवाई दी और फिर दिशा ने भी दवाई ले ली। तो दवाई लेकर अभी दिशा को धीरे धीरे से नशा होने लगा था दवाई का और वो धीरे धीरे सो गई। शुभ ने भी अब दिशा के माथे को चूम कर कहा कि पिकाचू, आज का दिन बहुत ज्यादा थकने वाला था यार, सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पर हाँ फाइनली मैंने तुम्हें उस शोभित से बचा ही लिया और तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, मेरी पिकाचू हो गई हो तुम। आज से मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा, सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। तभी थोड़ी देर के बाद दिशा के पास बैठा रहता है शुभ और फिर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और फिर वो तैयार होकर नीचे आ गया। तो नीचे अभी सब नाश्ता कर रहे थे और शुभ भी आकर सबके साथ नाश्ता करने लगता है बैठकर। सबके चेहरे पर एक आज अलग सी ही मुस्कुराहट थी। तो दादी ने अभी शुभ की तरफ देखते हुए पूछा कि शुभ, दिशा बिल्कुल ठीक है ना, उसे दवाई दी तूने? तो शुभ ने भी कहा कि हाँ दादी, मैंने उसे दवाई दे दी है और वो अभी सो रही है, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद अभी शुभ ने दादी की तरफ देखकर थोड़ा शर्माते हुए कहा कि दादी, मैं ना किसी काम से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक जल्दी आ जाऊंगा। तो शुभ अभी बाहर की तरफ जाने लगता है तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि हम तुझे रोक नहीं रहे हैं छोटे शेर, लेकिन तू प्लीज हमें भी अपने प्लान में शामिल कर सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू हमें अपने प्लान में शामिल कर लेगा। तो शुभ ने भी अभी पलट कर रुद्र को देखा और वे बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोला कि क्या क्या कहा आपने कि मैं आपको अपने प्लान में शामिल कर लूं? क्यों क्यों करूं मैं आपको शामिल अपने प्लान में? आपने शामिल किया था क्या मुझे? आप दोनों भाइयों ने अपने प्लान को खुद ही हैंडल किया था ना, तो अब आप मुझे करने दीजिए अपने तरीके से हैंडल। अब मैं खुद करूंगा अपने तरीके से हैंडल अपने प्लान को, 2 दिन में ही एनएलएफ आपके सामने होगा, समझे आप? तो नील अभी अपनी चेयर से खड़ा होकर बोलता है कि यार शुभ शुभ प्लीज बस कर देना, रुद्र की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने ही उसे फोर्स किया था अपने प्लान में हाथ आने के लिए। शुभ भी अपने हाथ बांधकर अभी नील की तरफ घूरते हुए बोलता है कि तो मैं आपको भी अपने प्लान में शामिल नहीं कर रहा हूँ, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, आप दोनों धर्मवीर की जोड़ी यहीं पर रहिए, मैं अकेला ही ये मामला संभाल लूंगा, आप दोनों को मेरे प्लान में घुसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अभी शुभ फिर से बाहर की तरफ जाने लगता है तो निहाल ने अपनी चेयर से उठकर कहा कि छोटे शेर बस करना यार प्लीज, क्यों इन दोनों को इतना ज्यादा पनिश कर रहा है तू? तेरे धर्मवीर की जोड़ी ऐसे टूट नहीं जाएगी क्या? प्लीज मान जाना, मान जा यार, चलो मिलकर सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, बहुत मजा आएगा साथ में। तो शुभ भी अभी पलटता है और तीनों की तरफ घूरने लगता है और फिर तीनों जैसे कह रहे हो कि प्लीज मान जाना, प्लीज प्लीज मान जा यार। तो शुभ बोलता है कि ठीक है, लेकिन हाँ इस मिशन का हेड मैं ही रहूंगा और जो मैं बोलूंगा वही आप लोगों को करना पड़ेगा, बिना मेरी परमिशन के कुछ भी अगर आप लोगों ने किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे ना आप तीनों? जो मैं कहूंगा वही आप तीनों को करना होगा, अगर मंजूर है तो मैं आपको अपने प्लान में शामिल कर सकता हूँ। तो तीनों ने अभी किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी मुंडी हिला दी थी। तभी दादाजी की गोद में बैठे हुए निवांश ने भी शुभ को देखकर अपने दोनों हाथ फैला दिए थे, जैसे वो कहना चाहता हो कि मुझे भी गोदी में ले लो ना, मैं भी चलूंगा आप सबके साथ। इस पर अभी शुभ ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा कि यार छोटे पैंथर, अभी तुम ना बहुत ज्यादा छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें भी मिशन पर लेकर चलूंगा मैं और अपनी तरह ताकतवर बनाऊंगा। तो शुभ की बात सुनकर अभी छोटे पैंथर का भी मुंह बन गया था और फिर उसने अपने होंठ पिचका लिए थे और फिर इस वक्त छोटा पैंथर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो अभी शुभ की बात से नाराज हो गया हो। तो शुभ ने भी फिर से निवांश को समझाते हुए कहा कि यार छोटे पैंथर, अभी तू ना बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए तुझे मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ, जब तुम्हारे छोटे बहन भाई आ जाएंगे ना तब तुम उनके हेड बन जाना, मैं तुम्हें खुद ही उनका हेड बना दूंगा और फिर तुम अपने छोटे भाई बहन के साथ अपने मिशन पर जाना, ओके? अभी के लिए तुम घर पर रहो और सबका ध्यान रखो, ओके? तो शुभ अभी फिर से अभी सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है कि 5 मिनट
में अभी तीनों के तीनों बाहर मिलो मुझे, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी से निकल जाऊंगा और फिर बैठे रहना आप सभी लोग यहाँ पर। और हाँ, शुभ भी वहाँ से चला जाता है इतना बोलकर। तभी तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे वो सोच रहे हो कि यार बड़े हम हैं या फिर ये छोटा शेर। फिर जल्दी से वो नाश्ता करते हैं और बाहर की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने 5 मिनट से 1 मिनट भी लेट किया तो शुभ उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से नाश्ता करके सीधा बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या शुभ का प्लान हो पाएगा कामयाब, या फिर इसमें भी आ जाएगी कोई नई अड़चन? मिलते हैं इस कहानी के नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।